नमस्कार। आज के हमारे इस व्याख्यान में जो चीन के संविधान की विशेषताएं हम देख रहे थे उसके 6 पॉइंट हमारे हो गए थे, जिसमें संक्षिप्त संविधान, लिखित और निर्मित संविधान, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी गणतंत्र और आज जो हम देखेंगे इसमें लोकतांत्रिक केंद्रवाद। पूर्व सोवियत संघ के संविधान की भांति ही चीन के इस संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता लोकतांत्रिक केंद्रवाद है। संविधान का जो अनुच्छेद 3 है उसके अनुसार चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को लागू करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांत तथा माओ के दर्शन पर आधारित है। चीनी नेताओं के अनुसार चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक ही साथ लोकतांत्रिक भी है और केंद्रवादी भी। यह लोकतंत्र के आधार पर केंद्रवादी है और केंद्रवादी निर्देशन के अंतर्गत लोकतांत्रिक है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र और केंद्रवाद दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां हैं, पर इनके बीच इन्होंने समन्वय किया है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक तत्व तो यह है कि समस्त जनता या समस्त सत्ता जनता में निहित है। नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है। केंद्रवादी तत्व यह है कि शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा पर स्वतंत्रता है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः अंततोगत्वा समस्त राज्य शक्ति एक केंद्र बिंदु में निहित हो जाती है। साम्यवादी नेता इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद के बहुत अधिक प्रशंसक हैं, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस लोकतांत्रिक केंद्रवाद में लोकतंत्र का तो कोई नाम नहीं है, व्यवहार में केंद्रवाद ही प्राथमिकता लिए हुए है। अगली विशेषता जो है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयाँ। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियाँ एक ही इकाई में निहित हैं, जैसा कि एकात्मक संविधानों में होता है, लेकिन चीन एक बहुत ही विशाल आकार वाला और जनसंख्या वाला देश है। इसलिए शासन की सुविधाओं के लिए 4 प्रकार की इकाइयाँ बनाई गई हैं। पहला है प्रांत, स्वायत्त शासी प्रदेश और केंद्र के अधीन नगर निगम। दूसरा है प्रांतों और स्वायत्त शासी प्रदेशों के स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों और स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। तीसरा है जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। और स्वायत्त शासी प्रदेश, स्वायत्त शासी जनपद और स्वायत्त शासी जिले अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो एक तरफ तो एकात्मक शासन प्रणाली है, दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने शासन की सुविधा के लिए 4 स्तरों पर इसको बांटा भी है। अगला जो विशेषता है वो है नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33, 56 तथा 33 से लेकर 56 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इनको अधिकारों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है आर्थिक अधिकार, जिसमें काम का अधिकार आएगा, विश्राम का अधिकार आएगा, अपाहिज होने पर आर्थिक सहायता का अधिकार आएगा, बुढ़ापे, बीमारी और आवश्यकता की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार सम्मिलित होगा। दूसरा है राजनीतिक अधिकार, जिसमें नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे 18 वर्ष की आयु तक सभी स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामले में उचित अधिकारियों तक पहुंचाएं। फिर है तीसरा सामाजिक और आर्थिक अधिकार। नागरिकों को अनेक सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार,
विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान और सृजन की स्वतंत्रता। फिर चौथा है व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, धर्म पालन की स्वतंत्रता आदि। संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि संविधान व कानूनों का पालन करें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, करों का नियमानुसार भुगतान करें तथा आक्रमणों का प्रतिरोध करें। संक्षेप में अन्य पिछले संविधानों की तुलना में नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य काफ़ी विशद किए गए हैं। फिर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो ये नए संविधान में चीन की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा की गई है। चीन ने दो प्रकार से उत्पादन के साधनों का प्रबंधन किया जाता है। संपूर्ण जनता द्वारा समाजवादी स्वामित्व और श्रमजीवी जनता द्वारा समाजवादी सामूहिक स्वामित्व। राज्य कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मजदूरों और व्यवसायियों को कानून की परिधि के अंतर्गत उद्यम की आज़ादी देता है। उद्योग लगा सकते हैं, मतलब वो किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण वर्जित है। संविधान के अनुसार अर्थव्यवस्था का समाजवादी राजकीय क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण विस्तृत है। खनिज पदार्थ, उद्योग, व्यापार, वन संपदा, यातायात आदि समाजवादी राजकीय स्वामित्व और प्रबंध संचालित होते हैं। राज्य भूमि का आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीयकरण कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 8 के अनुसार अर्थव्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र श्रमजीवी कृषकों के सामूहिक स्वामित्व में है। ग्रामीण कम्यून इसका उदाहरण है। अनुच्छेद 12 के अनुसार समाजवादी संपत्ति की चोरी, समाजवादी योजनाओं और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना आदि कार्यों के लिए दंडनीय अपराध है, दंडनीय घोषित किया गया है। 13 के अनुसार राज्य नागरिकों के द्वारा कानून के अनुसार अर्जित व्यक्तिगत आय, बचत, मकान आदि की सुरक्षा प्रदान करता है। चीन के संविधान में समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, लेकिन 20वीं सदी में इस अंतिम दशक में चीन के समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही कार्य कर रही है। वर्तमान में चीन की राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य शक्ति, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण है। इस उद्देश्य में बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपना लिया है। अक्टूबर 92 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जो 14वीं कांग्रेस आयोजित हुई, उसका समापन साम्यवादी शासन को बनाए रखने के लिए पूंजीवादी व्यवहार की नीति को स्वीकार करने के साथ ही हुआ। फिर है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता और फिर वस्तुतः एक दलीय प्रणाली गठन किया जा सकता है और यही कारण है कि 8 अन्य दल भी अस्तित्व में हैं, लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल की प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है। इस दृष्टि से प्रतियोगिता राजनीति का अभाव है। एक दलीय प्रणाली नए संविधान की प्रस्तावना में साम्यवादी दल के महत्व और भूमि की सराहना की गई है। चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। पिछले 30 वर्षों में सभी जातियों के लोगों ने साम्यवादी दल के नेतृत्व में अपनी विजय यात्रा जारी रखी है और बड़ी सफलताएं भी अर्जित की हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया जाए कि चीन पाश्चात्य ढंग की बहुदलीय व्यवस्था को कभी भी नहीं अपनाएगा। फिर है केंद्रीय सैनिक आयोग। नए संविधान में केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था की गई है। यह सर्वथा नई और अनुपम संस्था है। चीन के पूर्ववर्ती संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। देश की सेना को निर्देश यही आयोग देता है। इस आयोग के सभापति, उपसभापति सदस्य होते हैं। समस्त दायित्वों का, जिम्मेदारियों का निर्वाह यही करता है। और सैनिक आयोग के सभापति, चेयरमैन जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मसविदे में जो परिवर्तन किए गए संकेत मिलता है कि चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग का अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव या चीन की राज्याध्यक्ष की तुलना से अधिक शक्तिशाली होगा। लेकिन चीन ने समस्या का हल
हर प्रमुख पदों के एकीकरण में ढूंढा है। इस प्रकार से चीन के संविधान की विशेषताओं में फिर राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना और फिर उसके बाद विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख और न्यायपालिका की अधीन स्थिति। राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता हमने कर ली है। फिर है केंद्रीय सैनिक आयोग भी पढ़ लिया है। राष्ट्रपति पद की इन्होंने पुनर्स्थापना की है, जबकि 1978 के संविधान में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था। इसका निर्वाचन जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले समस्त औपचारिक कार्य जैसे आदेश देना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति, ये सब कार्य राष्ट्रपति को करने होते हैं। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और कांग्रेस का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है। नवीन संविधान के अंतर्गत सेना, पार्टी और नागरिक शासन के बीच सत्ता के लिए प्रतिद्वंद्विता खड़ी हो सकती थी। इस स्थिति को दूर करने के लिए चीन में एक ही व्यक्ति को 3 प्रमुख पदों पर आसीन करने का मार्ग अपना लिया गया। इस प्रकार अगर हम देखें तो विदेश नीति के सिद्धांत आप जानते हैं, समस्त दुनिया के लिए पंचशील का सिद्धांत अपनाया गया, पर इनके सामने प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। चीन साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का विरोध करता है और स्वतंत्रता के आंदोलनों का समर्थन करता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करता है। फिर न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को न्यायपालिका प्रशासन का अधीनस्थ अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने, सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। संसद के प्रति उत्तरदायी रहेगा। न्यायालय प्रोक्यूरेटरों की व्यवस्था तथा पिरामिड के आकार पर केंद्रीकृत न्यायिक संगठन इस बात को दर्शाते हैं कि चीनी न्याय व्यवस्था में उच्च मात्रा का केंद्रीकरण और न्यायाधीशों को स्वतंत्रतापूर्वक निष्पक्ष होकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती है, व्यवहार में उसका महत्व नहीं होता। चीन में भी ऐसा ही है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था और कम्युनिस्ट पार्टी में लंबे समय तक सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति डेंग जिमाओपिंग थे, लेकिन डेंग चीन की राजनीतिक व्यवस्था का कम्युनिस्ट पार्टी के किसी पद पर आसीन नहीं थे। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है। संविधानेतर सत्ता के भारी प्रभाव को भी स्पष्ट करती है। आज चीन आधुनिकीकरण और सुधारवाद की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। चीन सुधारवाद और आधुनिकीकरण के अपने इन प्रयत्नों में किसी सीमा तक सफलता प्राप्त कर पाता है, तो चीन की राजनीतिक व्यवस्था और समस्त व्यवस्था क्या रूप लेती है, इस बात पर समस्त विश्व का ध्यान टिका हुआ है। तो इसी के साथ आज हमने चीन के संविधान की विशेषताएं पूर्ण कर ली हैं। चीन की संविधान की विशेषताओं में संक्षिप्त संविधान, लिखित निर्मित संविधान, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान, जनवादी लोकतांत्रिक तानाशाही, जनवादी गणतंत्र, बहुराष्ट्रीय राज्य, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, एकात्मक शासन प्रणाली, प्रादेशिक इकाइयाँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता और एक दलीय प्रणाली, केंद्रीय सैनिक आयोग, राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना, विदेश नीति के सिद्धांतों का उल्लेख और न्यायपालिका के अधीन स्थिति। धन्यवाद।